चलो आ जाओ। अब बेटा रिवीजन करेंगे लास्ट में। आज पहले वाला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है बेटा जी, रिवीजन करेंगे लास्ट में। चलो आ जाओ, दो जवाब दो। हाँ सुनो बेटा जी, वस्त्र आभूषण के एक मैंने बताया जी कुछ प्रश्न है, तो देख लेना एक बार, ध्यान देना, सामने देना। राजस्थान में पोमचा कहते हैं। अब सुनो सर, ये एक ओढ़नी का प्रकार है। पोमचा किसका प्रकार है? ओढ़नी का प्रकार है। अब सुनो, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पोमचा, तो ध्यान रखना ये रंग कौन सा होता है? पीला रंग होता है। और यहाँ से भी प्रश्न होता है कब पहना जाता है? तो बेटा जी पुत्र के जन्म पर, जो कुआ पूजन करते हैं ना, उस समय पहना जाता है बेटा जी पीला पोमचा। कौन सा पोमचा? पीला पोमचा। तो महिलाओं की क्या है बेटा जी? ये ओढ़नी विशेष है। क्या है बेटा जी? महिलाओं की ओढ़नी विशेष, उसको क्या कहते हैं? पोमचा। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। आगे देखना, नवजात पुत्री की माँ किस रंग का पोमचा पहनती है? हाँ यहाँ पे गुलाबी क्यों कर रहे हो तुम? हाँ बेटा जी उधर पढ़ लेना। क्या है बेटा जी? पुत्री की माँ, पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा, और पुत्री के जन्म पर सर जी वो गुलाबी रंग का पहनती है। किस रंग के? गुलाबी। ये सारे प्रश्न आए हुए, ध्यान रखना बेटा जी। तो नवजात पुत्री की माँ कौन से रंग का? गुलाबी रंग का, और पुत्र है तो पीला। देखो आराम से पढ़ो और दो आंसर दो। चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल और चोरसो किसके नाम हैं? तो बेटा जी ये सारे के सारे किसके नाम हैं? ओढ़नी के प्रकार हैं। ध्यान रखना बेटा कौन कौन से हैं? चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल और चोरसो किसके प्रकार हैं? सारे ओढ़नी के प्रकार हैं। सर हम क्यों माने? क्योंकि मैंने बताया इसलिए बेटा जी। सुनो बेटा जी, ये साड़ियाँ हैं, ओढ़नी है। तो चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, चोरसो, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चूंदड़ी, ओढ़नी और धोरा वाली साड़ी आदि सब साड़ियों के बेटा चूंदड़ी के क्या है बेटा जी? ये प्रकार है। आगे देखो, बख्तरी वस्त्र क्या है? ध्यान से पढ़ना बेटा जी। क्या बेटा जी? बख्तरी। आरपीएससी थर्ड ग्रेड में पूछा प्रश्न 2019 में बेटा जी। तो बख्तरी वस्त्र बताया था बेटा मैंने, बख्तरी नाम का। कब पहना जाता है सर बख्तरी? बताओ। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग का पहने जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में बख्तरी पहनी जाती है, जो बेटा फुलबाजी का होता है, बिना कॉलर का होता है। किसका होता है ये? बिना कॉलर का होता है। ध्यान रखना बेटा, बख्तरी। समझ गए? हाँ आगे देखो, ये अंगरखी को बोलते हैं बख्तरी बेटा। क्या है? अंगरखी क्या है? बख्तरी है। तो शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र अंगरखी को बुगतरी, तनसुके, दुतई, याद करो मैंने लिखाया था, गदरे, गाबा, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगड़ा आदि भी कहते हैं। गांवों के पुरुष अंगरखी पहनते हैं। श्वेत रंग की अंगेरखी को क्या कहते हैं? बुगतरी कहा जाता है। श्वेत रंग वाली क्या कहलाती है? बुगतरी। लंबाई की दृष्टि से अंगरखी दो प्रकार की होती हैं। एक तो कमरी अंगरखी जो कमर तक लंबी होती है, और दूसरी घुटने तक होती है। और अंगरखी का ही उत्तर रूप क्या होता है बेटा जी? अचकन है। ये सारे बताए थे बेटा मैंने, अचकन भी क्या होता है। तो ये क्या बेटा जी? शरीर, पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी क्षेत्र में पहना जाने वाला ग्रामीण क्षेत्रों का क्या है? ये वस्त्र है। आगे चलो, मदिल एक प्रकार का क्या है? मदिल, मदिल बेटा जी एक पगड़ी है। सुनना, दशहरे पर पहनी जाती है बेटा। कब पहनी जाती है? मदिल रंग की। और मोठड़े की विवाह के अवसर पर, मोठड़े की विवाह के अवसर पर। और लहरिया श्रावण माह में। लहरिया देखो, लहरिया पगड़ी भी आती है, लहरिया साड़ी भी आती है। महिलाएं पहनती है तीज पर सावन में, और पुरुष बेटा जी साफे के रूप में बांधते हैं बेटा जी। कौन सी पगड़ी? लहरिया वाली। तो ये नारंगा बेटा किसकी बात हो रही है? पगड़ी की। आगे देखो, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? खंगा एक प्रकार का क्या था? जूता, आभूषण, वस्त्र या पगड़ी। खंगा, खंगा, खंगा एक प्रकार का वस्त्र है। तो मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या था? वस्त्र था। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी विवाह अवसर। अब भी बताया 3.5 सेकंड पहले, होली कर रही है बेटा जी। हाँ, होली पर कौन सी? फूल पत्ती वाली। ध्यान रखना बेटा जी, फूल पत्ती वाली कब पहनी जाती है? सर फूल पत्ती वाली पहनी जाती है होली पर है। तो विवाह उत्सव पर मोठड़े की, मोठड़े मतलब मोटे मोटे दाने होते हैं बेटा, उसमें जो चुनरी होती है उसके ऊपर मोटे दाने होते हैं, उसको बोलते हैं मोठड़े की। आगे देखो,
राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है? मैंने कल बताया था बेटा जी कि राजस्थानी बेटा राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है किसको? जोधपुरी कोट को। किसको? जोधपुरी कोट को। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं 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 नहीं। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध किसने किया था? बता बेटा लम। हाँ, जसवंत सिंह ने ही प्रारंभ किया था बेटा जी। जोधपुरी साफा किसके समय प्रचलित हुआ था? जसवंत सिंह के समय। इसे प्रसिद्ध करने का श्रेय जसवंत सिंह को जाता है। ए और में पूछा हुआ है, तो ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अब आ गया हो, ब्रिचेस क्या है? पटवार परीक्षा 2015। ब्रिचेस क्या है? मैंने बताया था बेटा जी, पुरुषों के द्वारा विवाह के अवसर पर पहनते। आजकल पहले युद्ध में जाते थे या बेटा जी शिकार पर जाते थे, तब ब्रिचेस पहनते थे, चूड़ीदार पजामा। अब बेटा मतलब घुड़सवारी, शिकार, जो मतलब कि जंगल में जा रहे हो ना, फसफुसा ना जाए ढीला ढाला, इसलिए बेटा जी क्या पहनते हैं? ब्रिजेस। चूड़ीदार होता है, चिपका हुआ सा पहनते बेटा जी। तो पुरुषों के कमर के नीचे का बेटा जी क्या है? वस्त्र है, ब्रिजेस। मैंने दिखाया बेटा, ऊपर से जंगला होता है वो, यहां घुटनों तक तो क्या होता है? चूड़ीदार, उसके ऊपर खोड़ा खोड़ा सा होता है बेटा जी। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा या पचवेदा क्या है? पछेवड़ा तो मोटी सूती सोल। ये कोई 50 बार प्रश्न आ गया कि पछेवड़ा क्या है? मोटी सूती सोल होती है, उसको क्या बोलते हैं? पछेवड़ा कहते हैं। मोटी सूती सोल को क्या कहते हैं? पछेवड़ा कहते हैं। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, सुनो बेटा जी, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला क्या कहलाता है? छापदार। क्या कहलाता है? छापदार। किसके पगड़ी बांधने वाला? मेवाड़ महाराणा के। समझ रहे हो? धीरे धीरे पता चल रहा है। छापदार, ध्यान रखना बेटा जी। और एक और बताया था बेटा मैंने कुछ पगड़ी बांधने वाले संबंधित, हाँ, पगड़ी बांधने वाले को पूरे राजस्थान में बंदेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बंदेरा। लेकिन बेटा जी कहां बांधने वाला? मेवाड़ में बांधने वाले को क्या कहते हैं? छापदार। तो मेवाड़ में छापदार, बाकी राजस्थान में क्या कहते हैं? बंदेरा कहते हैं। क्या बात है बेटा जी। इंटरनेट पर कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को कहीं से दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है? कांस्टेबल का प्रश्न है, बताओ, मैं देखना चाहता हूं बेटा जी। आराम से सोचना है, खुद को सोचना है। मतलब तुम यहां नहीं हो, तुम कहीं और हो, और तुम्हें वहां पे तुम्हारे उपयोगकर्ता को कहीं से कंप्यूटर में लॉगिन करना है। तो बेटा जी वैसे तो एक सुना होगा तुमने, एनीडेस्क। सुना है एनीडेस्क? हाँ, घर जाके बता देना तुम मुझे एनीडेस्क नंबर, फिर बता दूंगा मैं क्या होता है। तुम्हारा एक्सेस मेरे पास होगा पूरे कंप्यूटर का। एनीडेस्क डाउनलोड करते हैं, उसके ऊपर नंबर आएंगे 8-10 अंकों के, और जैसे तुम वो डालोगे वैसे ही क्या होगा? सर जी वो तुम्हारा कंप्यूटर मैं चलाऊंगा। एनीडेस्क नंबर आता है। क्या आता है बेटा जी? एनीडेस्क नंबर आता है। जैसे मैं तुम्हें दिखा दूं, अब यार ठाना पड़ेगा बेटा मेरे को, कोई ना टाले थे अपने, क्या घस रहा है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये चल रहा है तुम्हारे सामने। अब इसको तुम बेटा जी क्या कर सकते हो? यहां से मिनिमाइज, और कोई ऑनलाइन नहीं देख ले नहीं, हाँ वो एक्सेस उसके पास चला जाएगा बेटा, क्योंकि ये सेम नंबर होता है। यहाँ पे आए, दिख रहा है एनीडेस्क? आओ बेटा जी, देखो ये दिख रहा है नंबर। ये मेरे पास जैसे कंप्यूटर कई बार काम नहीं करता तो सामने वाला पूछता है, मेरे कंप्यूटर को वही चलाता है। ये दिख रहा है नंबर, एनीडेस्क नंबर होता है। तो इसके माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे करोगे बताओ? अरे बताओ तुसी। आजकल व्हाट्सएप कर सकते हो, वैसे कर दोगे? हो जाएगा? बताओ रे छोरो। हाँ, अब सुनो बेटा जी, इंटरनेट पर कौन सी सेवा एक उपयोगकर्ता को कहीं से दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति देती है? तो बेटा जी ईमेल, यूजनेट, टेलनेट और एटीएफ। तो उसको बोलते हैं बेटा जी टेलनेट। क्या होता है बेटा जी? वो टेलनेट का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं? उपयोगकर्ता को कहीं दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति दे सकते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे एकल साइट नेटवर्क, स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को बेटा जी क्या करता है? संदर्भित करता है। सुनो देखो, सबसे पहले तो क्या है? स्मॉल,
और सिंगल साइट नेटवर्क, सुनना, सिर्फ एक साइट में चलेगा बेटा जी, तो बेटा जी वो इनमें से कौन सा होता है? हाँ सोचो सोचो सोचो, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे एकल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है? लैन, डीएसएल, रैम और यूएसबी। तो तुम्हें बता दूं बेटा जी, जो सिंगल साइट को करता है वो कौन सा करता है? लैन। इससे इंटरनेट जाता ही है, आता नहीं है बेटा जी। तो सिंगल साइट का काम करो करता जी। ये इंटरनेट तो देते हैं क्या? अरे इंटरनेट देने वाली चीजें हैं क्या ये? बताओ मुझे तो तुम। नहीं, तो यही दे रहा है बेटा जी, लोकल एरिया नेटवर्क की है। आगे देखो, नेटवर्क क्षेत्र में FDDI की फुल फॉर्म क्या है? वापस सुनो, नेटवर्क क्षेत्र में FDDI की फुल फॉर्म क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस, फाइबर डाटा डिस्क इंटरफेस, फाइनल डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट और फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरनेट। पहला वाला सही है बेटा जी। इसका अर्थ होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। बेटा जी अभी जो तुम्हारे बेटा जी ये लग रहा है, ये क्या कर रहा है? फाइबर के माध्यम से, ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करते हुए क्या होता है बेटा जी? अपने इंटरनेट फाइबर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है। तुम्हें जो बेटा जी इंटरनेट टावर से मिल रहा है, उसके अलावा इंटरनेट फाइबर के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तार के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो इसकी फॉर्म क्या होगी? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। समझ गए? पक्का? आगे देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं। कौन कौन से? इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो बेटा वर्तमान में IP एड्रेस 4, IPv4 और एक है IPv6। ये 2 उपयोग में लिए जा रहे हैं। वर्तमान में कितने लिए जा रहे हैं बेटा जी? 2 उपयोग में लिए जा रहे हैं। कौन कौन सा है? IPv4 और IPv6। तो बेटा जी ध्यान रखना, अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण वर्तमान में उपयोग में हो रहे हैं। और ध्यान रखना, क्या पूछता है बेटा जी? नींद की देवी बता क्या पूछता है वो? कितना बिट का प्रोसेसर होता है? IPv4 में कितना बिट और IPv6 में कितना बिट, ये भी पूछ लेता है। तो सर जी सुनना, हम देखते हैं, आओ। इंटरनेट प्रोटोकॉल के 2 संस्करण प्रयुक्त किए जाते हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट्स का होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। कितने बिट का होता है? 32। मैंने कराया भी था IPv4 तो। और आओ बेटा जी, इसमें केवल अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? केवल इसमें अंकों का। एड्रेस को डॉट के द्वारा अलग किया जाता है। समझ गए? जो IPv एड्रेस उसको डॉट के द्वारा। और IPv6 128 कितने का होता है बेटा जी? 128 बिट का होता है। इसमें अंकों के साथ अंग्रेजी भाषा का। ये प्रश्न भी पूछ रखा है बेटा जी, ध्यान रखना। कंप्यूटर देश में पूछा था कि जो IPv4 होता है इसमें केवल किसका उपयोग होता है? अंकों का। और IPv6 में क्या होता है? अंकों के साथ में किसका? अंग्रेजी का। उसमें किसका उपयोग होता था? डॉट का। उसमें देखो बेटा जी डॉट के द्वारा एड्रेस को दर्शाया जाता था। और इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, एड्रेस को कोलन के द्वारा दर्शाया जाता है। समझ गए बेटा? जिसको तुम अनुस्वार बोलते हो, किसके द्वारा दर्शाया जाता है? कोलन के द्वारा। तो इसमें 4 जानकारी जरूरी है। IPv4 कितना है बेटा जी? 32 बिट। IPv6 कितना है? 128 बिट। और एक का बेटा जी क्या उपयोग किया जाता है एड्रेस में? डॉट। और एक में किसका उपयोग किया जाता है? कोलन। समझ गए? पक्का? हाँ, तुम डबल डॉट याद रख लो। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो सुन लो, कंफ्यूजन नहीं होना। जिस दिन संविधान का अपना बेटा जी निर्माण होकर कंप्लीट हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है बेटा जी? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया जाता? 15। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब से मनाया जा रहा है? ये 2015 से मनाया जा रहा है, इससे पहले नहीं बनाया जाता था। चलते हैं सर आगे। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडिया समुदाय का बेटा जी प्रतिनिधित्व किसने किया था? मतलब भारत की जो संविधान सभा थी उसमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो एंग्लो इंडियन, मतलब माता पिता में से क्या हो? सर विदेशी, बाहर का हो। तो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था? नाम ही दिख रहा है बेटा जी। अरे इनमें कौन दिख रहा है? विदेशी, फ्रैंक एंथोनी। ये तो है नहीं बेटा, HC मोदी, मुखर्जी, ये तो हो नहीं सकते। तो कौन है बेटा जी? फ्रैंक एंथोनी हैं, जो क्या थे? सर जी ये एंग्लो इंडियन थे। और वर्तमान में कौन सा संविधान संशोधन किया बेटा इन्होंने? 104वां संविधान संशोधन। कौन सा किया? 104वां किया था या 5वां? एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। पता है क्या तुम्हें? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा?
104वें 105वें? सर 104वें के द्वारा भी एंग्लो इंडियन का बेटा प्रावधान क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन ही अपने पहले प्रतिनिधित्व होता था, लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन की बेटा आवश्यकता होती थी, वर्तमान में उनको क्या कर दिया बेटा जी, समाप्त कर दिया है। चलो आगे देखो, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? बताओ 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 बताओ, बोलो भाई। संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्म व्यवस्था की विशेषताएं, संघीय एकात्म की विशेषताएं और परिसंघीय व्यवस्थाएं। मैं बताता हूं बेटा क्या होता है, सुनो। देश होते हैं दो प्रकार। हाँ, तुमने कभी अमेरिका के प्रधानमंत्री का नाम सुना क्या? राष्ट्रपति का। सुन लो बेटा, यहीं समझा जाएगा। और तुमने कभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम सुना क्या? नहीं सुना। वहां क्या होता है? देखो, ब्रिटेन में होता है बेटा जी प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण, और बेटा जी अपने कहां पे, अमेरिका में होता है राष्ट्रपति। ऐसे चाइना का राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुना होगा तुमने आदमी। रसिया का राष्ट्रपति है पुतिन, प्रधानमंत्री का नाम सुना होगा। मोदी जी का नाम सुना होगा बेटा, यहाँ पे प्रधानमंत्री है, लेकिन अपने राष्ट्रपति का भी सुना होगा। तो अपने सुनो, जहां पे संपूर्ण शक्तियां, अरे इधर द्रौपदी मुर्मू इधर, अगर सभी शक्तियां केंद्र के साथ में हो, केंद्र के हाथ में हो, तो उनको बोलते हैं संघीय संविधान व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है। समझ गए? संघीय व्यवस्था में। और एक होती है बेटा जी कौन सी व्यवस्था? सर जी यहां पे आओ, एकात्मक व्यवस्था। उसमें मोनोपोली होती है। मोनोपोली मतलब एक आदमी पूरे देश को चला रहा होता है। पुतिन है, अकेला चलाता है, और किसी नाम नहीं सुना होगा। अपने भारत के अंदर सुना होगा बेटा तुमने कि जिनपिंग, अपने भारत में सुनो, अमित शाह को जानते हो सर, अपने राजनाथ को जानते हैं, अपने एस जयशंकर को जानते हैं, अपने डोभाल को जानते हैं। तो ये नाम बेटा जी अपने सामने क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अपने एक आदमी सर्वे सर्वा नहीं है, सब बराबर बटा हुआ है। तो अपन ने क्या किया है, कुछ परिसंघी मतलब संघीय अपना लिया, कुछ एकात्मक का मतलब लिया। कुछ मामलों में अपना संविधान एकात्मक है, मतलब संविधान में संशोधन करने के मामले में अपने एकात्मक कठोर है बेटा। अपना संविधान क्या है? कठोर। और बाकी मामलों में क्या है? लचीला है। तो अपना संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, इसलिए अपना संविधान संघीय भी है और एकात्मक, दोनों विशेषताएं रखता है। समझ गए? जैसे सेना है, उस मामले में एकात्मक है। सेना की शक्ति सिर्फ किसके पास है? भारत सरकार के पास में। राज्य के पास में सेना नहीं होती है, ध्यान रखना। और इसलिए अपने बेटा जी कभी तख्ता पलट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेना को किससे अलग रखा गया है? सर जी सेना को अपने राजनीति से अलग रखा गया है। इसलिए बेटा जी क्या नहीं होता है कभी भी, सर अपने तख्ता पलट। पाकिस्तान में देखो बेटा, क्यों? पाकिस्तान की संसद में सेना के मेजर की भी बेटा क्या होती है? बैठक होती है। वो भी बैठता है कि बेटा अपनी संसद में नहीं दिखेंगे, नेताओं के साथ भी नहीं दिखेंगे। तो ये कुछ विशेषताएं अपने संविधान की। तो अपना कैसा है? संघीय और एकात्मक दोनों है। आगे चलते हैं। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? पीटीआई में आया था। तो बेटा जी ध्यान रखना, संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, संवैधानिक परिषद नहीं है। न्यायिक प्रणाली तो अपने अनुच्छेद 13 है। तो अपने संविधान में संघात्मक व्यवस्था का मतलब संघ के पास में के राज्य से ज्यादा शक्तियां हैं। तो पहली बात तो सही है। दूसरा, द्विसदनात्मक विधानमंडल। देखो, लोकसभा राज्यसभा, और अपने राज्य में भी विधान परिषद विधानसभा दोनों बना सकते हैं। तो बेटा जी दोनों सही है। संवैधानिक परिषद मतलब अपने जो परिषद हैं वो संवैधानिक नहीं होते हैं। ध्यान रखना, अपने संविधान में परिषद जितने भी हैं उनको कोई जरूरी नहीं है बेटा जी संविधान में उल्लेख हो ही। जैसे मानवाधिकार आयोग, संविधान में उल्लेख है क्या? मानवाधिकार आयोग का संविधान में उल्लेख है? नहीं है। वो एक परिषद है, लेकिन बेटा उसका कोई जरूरी संविधान में लिखे है अपने बेटा जी। तो अपने ये गलत हो जाएगा। बाकी न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13 में है बेटा, अपने इस चीज का ध्यान रखना। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय के द्वारा अपने सरकार के द्वारा बनाए हुए कानून को बदला जा सकता है। क्या किया जा सकता है? सरकार ने कोई कानून बनाया, उसको कौन बदल सकता है? न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, अनुच्छेद बेटा जी अपने संविधान में एक संशोधन हुआ था, 99 संविधान संशोधन। उसके अंदर न्यायाधीशों के बेटा जी किसमें? सर नियुक्ति में संसद को हस्तक्षेप करने की अनुमति मान ली गई थी। क्या अनुमति थी? कि संसद में वो क्या कर सकते हैं? हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया था? हटा दिया कि नहीं, ये कॉलेजियम व्यवस्था से होगा।
किस व्यवस्था से होगा? कोलेजियम व्यवस्था से ही होगा। चलो आगे। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है, एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता, अस्थायित्व। एकात्मक का मतलब क्या है? ये देखो बेटा, यार इसमें पूछा हुआ है कि एक ही आदमी के पास में शक्तियां होना, तो शक्तियों का केंद्रीकरण है और अपने देश में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। मतलब है बेटा जी शक्तियां बटी हुई हैं। अपने रक्षा मंत्री अपने बेटा जी अपने सेना संबंधी जानकारी रखता है, गृह मंत्री अपने बेटा अर्धसैनिक बलों को अपने पास में रखता है, राजनाथ जी आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ ये गृह मंत्रालय के अंदर में आती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और बेटा जी अपने इसके अलावा कौन सी इंडियन जो जल सेना होती है, थल सेना होती है, वायु सेना होती है, तीनों की तीनों बेटा रक्षा मंत्रालय के अंदर में आती है। तो ये अपन ने क्या कर रखा है? बांट रखा है। एक आदमी के पास में शक्तियां नहीं है। जैसे किसी से युद्ध करना है तो उसका ऐलान कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा? लेकिन एक लाइन लिख रखी है मंत्रिमंडल की सिफारिश से, तो उसमें सब मंत्री बैठेंगे, मंत्रिमंडल बोलेंगे तो घोषणा करेगा, नहीं कर सकता है। तो वही चीज है बेटा इसमें। आगे आओ। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष था बेटा एच.सी. मुखर्जी। ये नीचे देखो बेटा जी। तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन था? एच.सी. मुखर्जी। पूछा क्या अपन से? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष कौन है बेटा जी? अपने एच.सी. मुखर्जी है। आगे देखो। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के में किस देश के संविधान से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान अपने भारत में किस देश से लिया गया था? बताओ। ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान और कनाडा का संविधान। अवशिष्ट शक्तियां देखो बेटा जी, शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? संघ शक्ति, राज्य सूची, जो मतलब क्या होती हैं? राज्य के पास होती है एक समवर्ती। इसके अलावा कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो संविधान में लिखी नहीं गई, बाद में उनका निर्माण हुआ बेटा जी। तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, पहले तो अंग्रेज काल में तो गवर्नर के पास होती थी। किसके पास होती थी बेटा? गवर्नर के पास होती थी। और वर्तमान में बेटा जी अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली अपन ने? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली हैं? कनाडा के संविधान से ली हैं अवशिष्ट शक्तियां। अब आगे देखो। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? कौन सा विभाग है बेटा जी? वित्त विभाग। बताओ किसके पास था वित्त विभाग? देखो ये तो रेल मंत्री था। कौन बोला है? जॉन मथाई। हड्डियां बेटा चरमरा दूंगा। तो रेल मंत्री था जॉन मथाई, तो ध्यान रखना बेटा जी अपना पहला। और लियाकत अली खान बेटा जी अपने पहले वित्त मंत्री थे। अंतरिम सरकार का मतलब होता है इंटरिम, मतलब जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक चुनाव नहीं हो जाते और नई सरकार शपथ ना ले ले, तब तक जो सरकार बनती है उसको इंटरिम सरकार कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं? इंटरिम, जिसको अंतरिम सरकार कहते हो। मतलब अस्थायी सरकार है, नई सरकार बनने तक यही चलेगी। तो अपने अंतरिम सरकार के वित्त विभाग किसके पास था बेटा जी? अपने लियाकत अली खान के पास में था वित्त विभाग। समझ गए? पक्का? चलो आगे। ये तब्बू के कहने पे दौड़े गए बेटा जी पॉलिटी के ज्यादा पर्सन, ध्यान रखना इस चीज का। भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्न में से किस देश से लिया गया था? तो समवर्ती सूची बताया बेटा मैंने तुम्हें, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? अरे गधड़ों, कल ही बताया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और अपने प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सुनो, वापस सुनो। अपने प्रस्तावना की पहली लाइन क्या नाम है? हम भारत के लोग, वो अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है ना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण बेटा जी क्या, हाँ प्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो बेटा जी पूरी भाषा है, ये भाषा किससे ली है बेटा? अपने ऑस्ट्रेलिया से ली है। समझ गए? कनाडा से लिया था संघात्मक शासन। कनाडा से क्या लिया था अपन ने? संघात्मक शासन लिया था। आ जाओ। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही थी? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ इधर ऐसे खड़ी होगी, कैमरे की तरफ मुंह करके बता। हाँ बताओ बेटा, कौन बता रहा है? चलो पीछे छोरों में बताओ। आराम से सोचो समझो फिर जवाब दो। कोई लड़ाई वाली बात नहीं है, कहीं नहीं जाना अपन को, कोई विदेश नहीं जाना।
देखो बेटा जी, तुम गधड़ो दौड़ भी सकते हो, ये तो होंगे नहीं। 9 दिसंबर से चल रही है, 46 से 47, 48, 49, 47, 48, 49, 3 साल तो हो गए। अरे अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। तो बेटा जी जिन दौड़ लो, 3 वर्ष 1 माह 16 दिन होंगे। कई बच्चे क्या है, संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। वापस सुनो, संविधान अपने निर्माण में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये बेटा जी 26 नवंबर 1949 तक का है। और वहां क्या बोला है, भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? 24 जनवरी 1950 तक रही थी। तो यहां से यहां तक 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। नई चीज है, ध्यान रखना। समझ गए क्या? वो चलाना सीख गए। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता था। इस अंतिम अधिवेशन में 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन भारत की संविधान सभा का अस्तित्व रहा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनने में लगे थे। तो ये क्या है, संविधान को बनने में लगे थे, वो संविधान सभा चली थी। आगे आओ, यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूं कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघीय संविधान है। पहले तो सुनो ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं बताऊं बेटा सुनो। अपने राज्यपाल के पास एक शक्ति है बेटा, तब्बू मेहंदी मत देखिए। अपने किसके पास में? राज्यपाल के पास में एक शक्ति है। क्या शक्ति है? कि वो राज्य में आपातकाल लगा सकता है। किस आधार पर है? अगर उसे लगता है कि राज्य का प्रशासन किसके द्वारा नहीं चलाया जा रहा है ढंग से, सरकार के द्वारा, तो सरकार को बर्खास्त करके आपातकाल लगता है। राजस्थान में भी 4 बार लगा है, समझ गए। सबसे ज्यादा बार आपातकाल पंजाब में लगा है। सबसे ज्यादा आपातकाल कहां लगा है? पंजाब में। अब ये कब होता है? क्या करती थी, जैसे केंद्र में मान लो बीजेपी सरकार है और राज्य में कांग्रेस की, तो वो बीजेपी वाले राष्ट्रपति से बोलते थे, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल किसके प्रसाद प्रसन्न काम करता है? और बेटा जी वो राज्यपाल ने क्या कर दिया, वहां की सरकार को बर्खास्त कर दिया और वहां पे फिर डायरेक्ट संसद का शासन हो गया। मतलब राज्यपाल शासन चलाएगा राष्ट्रपति के अनुसार। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? केंद्र वाले, संसद वाले। तो बेटा इसका गलत उपयोग होता था बहुत, आजकल तो कम हो गया। पहले तो बेटा जी जहां सरकार विरोधी होती थी वहां पे क्या ला देते थे? आपातकाल लगा के सरकार को क्या कर देते? सर बर्खास्त कर देते। तो वहां पे आपातकाल लग जाता था, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। लेकिन यही ये बोल रहा है कि कुछ शक्ति ऐसी है केंद्र के पास में कि वो चाहे तो प्रांत मतलब राज्य की शक्ति को समाप्त कर सकता है। फिर भी अपन क्या है, कुछ मामलों में परिसंघात्मक है, क्योंकि एक लाइन है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन तभी लगाएगा जब उसे राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा कि अब मामला मेरे नियंत्रण में नहीं रहा, इस राज्य को मैं नहीं चला सकता, तो ही अपनी मर्जी से नहीं लगाएगा। तो इसमें राज्य से पूछा क्या? पूछा तो यहां पे सर अपने राज्य की भी शक्ति आ गई, केंद्र की भी। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? परिसंघात्मक। किसने? अंबेडकर जी ने बोला था। किसने बोला था? ये अंबेडकर जी ने कहा था कि ज्यादा शक्तियां केंद्र के पास में है, फिर भी अपने पास में बेटा जी परिसंघीय अपना क्या है बेटा जी? संविधान। बेटा जी ध्यान रखना, प्रश्न आया हुआ है एसआई में पिछले में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? ये कथन आए हुए हैं सारे। किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है? इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत कुछ इस ईमानदार लोगों की आवश्यकता है भारत में, जिनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि हो। मोदी जैसे लोग चाहिए। मैं नहीं बोल रहा बेटा ऐसा, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? तुम्हें अपने संविधान तो एक मशीन है बेटा जी, ठीक है, उसके अंदर बेटा जी तुम जैसा तेल डालोगे वैसा ही चलेगा। तुम गाड़ी के अंदर बेटा 50 का तेल डाला के चौक में ले लेके चलाओगे तो जल्दी खराब हो जाएगी। टंकी फुल रखोगे तो तुम्हें पता है ठीक ठीक चलेगी। ऐसे बेटा ये मशीन है। जो लोग एक बाइक चलाने वाला देखा होगा, 3 बार पोछा मारता है, धीरे धीरे लेके जाता है, लाके खड़ी करता है, वापस टायर साफ करके फिर खड़ा करता है स्टैंड पे,
फिर सुबह जाएगा तो फिर साफ करके लेके जाएगा। और एक देखेंगे तुम्हारा जो देख की फटाफट फटाफट पहले एक और में 5 बढ़ा के 5 चक्कर काट के ब्रेकर पे कुदाया एक रहा है, तो बेटा जी ध्यान रखना चलाने वाले पे डिपेंड है वो कैसा चलेगा। और ये बात कही थी राजेंद्र प्रसाद ने कि संविधान कैसा होगा ये कौन बताएगा, उसको चलाने वाले। कौन बताएंगे उसे, चलाने वाले। तो कौन बोला था ये, राजेंद्र प्रसाद। क्यों कहा था इसने, क्योंकि बेटा जी इसने देखे थे बेटा जी शुरू के अंदर जो थे क्या सर, सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे थे। कैसे निर्णय सर जी, तुमने पता हो तो एक अपने संविधान का सबसे बड़ा गलत उपयोग हुआ था जब इंदिरा गांधी के द्वारा क्या लगाया गया था, आंतरिक अशांति के नाम पर क्या लगाया गया था, आपातकाल। वो बेटा जी वास्तविक आपातकाल नहीं था, वो सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए उसने क्या लगा दिया था, आपातकाल। तो उस समय बेटा जी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि ये संविधान का गलत उपयोग हो रहा है, कि राष्ट्रपति के पास में शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की, लेकिन वहां शब्द लिखा होता आंतरिक शांति। फिर उन्होंने शब्द को ही बेटा जी क्या कर दिया, हटा दिया। वहां पे क्या जोड़ दिया, वहां पे छोड़ दिया सशस्त्र विद्रोह। तो अब आंतरिक अशांति के आधार पर क्या नहीं होगा, आपातकाल नहीं लगेगा। किसके आधार पर लगेगा बेटा जी, सशस्त्र विद्रोह। मतलब सेना हथियारों के साथ में विद्रोह कर दे तब क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल। समझ गए, पक्का। तो ये किसने कहा था बेटा जी, ये राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान की मूल संरचना मतलब भारत का संविधान, न्यायिक व्यवस्था, न्यायविदों के मत, संसदीय कानून। देखो बेटा जी भारतीय संविधान आज जिस स्थिति में है मूल रूप से बचा हुआ है, तो बेटा जी अपने समय समय पर न्यायालय द्वारा, तुमने देखा होगा केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथ बनाम भारतवाद सुना होगा बेटा जी तुमने। ये इतने वाद हुए जिसमें न्यायालय ने परिभाषा दी है समय समय पर कि स्वतंत्रता क्या होती है, बोलने की स्वतंत्रता क्या होती है, मानहानि क्या होती है। जैसे थोड़े दिन पहले आया था, न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पहले था कि झंडे का, राष्ट्रगान का सम्मान करना पड़ेगा। फिर अपने बेटा जी अपने किसके अंदर है सर, अपने राजस्थान के जज ने निर्णय दिया था कि जब भी क्या हो अपने थिएटर में राष्ट्रगान बजेगा तो सबको खड़ा होना पड़ेगा। बाद में उसको उल्टा गया, पलटा गया, बताया गया। झंडा फहराने की बेटा नियम बताए गए कि झंडा कहाँ फहरा सकते हैं, कि झंडे का अपमान नहीं करना। तो ये बात समय समय पर कौन परिभाषा देता है, ये न्यायालय। तो अपने संविधान को आगे क्लासिफाई कर रहा है, ये बता रहा है कि इसके अंदर ये भी शामिल है। जैसे तुम बोलते हो कि हमें सर हमारे इच्छा से वर चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। तुम्हें कौन सी, अनुच्छेद 21 में स्वतंत्रता दे रखी है। ये लिखा हुआ नहीं है कि पति चुनने की स्वतंत्रता, न्यायालय ने बोला कि ये तुम्हारी स्वतंत्रता में आता है। नींद लेने का अधिकार है तुम्हें, तो ऐसे नहीं पड़े रहोगे 24 घंटे, बट वो स्वतंत्रता उसमें डिफाइन कर रही है। ऐसे नहीं कि तुम किसी को सोने नहीं दे रहे हो, चाबुक लेके खड़े हो, ले खड़ा हो, ले खड़ा हो। तो बेटा ये सब कहाँ है सर, अपने संविधान को एक्सप्लेन कौन करता है, अपने न्यायालय करते हैं। जब एक निर्णय आता है छोटा सा, तो 2-2 हजार पेज का निर्णय देते हैं न्यायाधीश बेटा जी। 2-2 हजार पेज का निर्णय होता है एक, उसमें वो बताते हैं कौन कौन से क्लोज काम में आए, संविधान में कहाँ पे उसका विस्तार किया जाए। तो ये ध्यान रखना, न्यायिक व्यवस्था अपने संविधान का मूल क्या है, संरक्षण है या मूल सिद्धांत है। चलें आगे। संविधान के उद्देश्य क्या में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान में कहां से लिया गया है, सुनो देखो, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन वहां पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या आज ही कराऊं क्या, सुलझड़ा आज ही कराऊं क्या तेरा, नहीं तुझसे कर रहा है, बोल रहा है ना कुछ ना कुछ, तो शांति से इधर देख ले, नहीं कैमरे के सामने लगे कूटूंगा। संविधान के उद्देश्य क्या में निम्नलिखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नांकित विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। हम भारत के लोग, तो बेटा जी ये अपने भारत की क्या बता रहा है, द्विसदनात्मकता नहीं बता रहा, पंथ निरपेक्ष संप्रभुता, हम भारत के लोग स्वतंत्र न्यायिक पालिका और पंथ निरपेक्षता, संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य मतलब हम भारत के लोग, भारत की ओर से निर्णय लेगी वो भारत की जनता द्वारा चुने हुए व्यक्तियों द्वारा लिया जाएगा। संप्रभु का मतलब होता है जब किसी देश के निर्णय किसी अन्य देश के द्वारा प्रभावित ना किए जाएं, उसे संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कि वो अपने निर्णय लेने का, प्रभु मतलब संप्रभु, अपने निर्णय लेने का खुद को उसको क्या है बेटा, अधिकार, उसको बोलते हैं संप्रभु राष्ट्र। क्या बोलते हैं बेटा उसे, संप्रभु राष्ट्र। तो अपन क्या हैं सर, संप्रभु राष्ट्र हैं। समझ रहे हो, पक्का। भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भित निम्नांकित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। अर्धसंघात्मक कानून निर्माण की प्रक्रिया, ये तो राइट कर दो, ग्रेट ब्रिटेन से। कानून निर्माण की प्रक्रिया संसद कहां से ली है, ब्रिटेन से। राज्य का नीति निर्देशित हुए आयरलैंड से। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। तो बेटा जी ध्यान रखना, एक मोस्ट बताऊं चीज, या तो कोई देश संघात्मक होता है
या बेटा जी कोई देश बेटा जी एकात्मक होता है। भारत ने यह परिभाषा दी थी 1935 के अधिनियम में। कौन से में? कि भारत ना पूर्ण रूप से संघात्मक है ना पूर्ण रूप से एकात्मक है। भारत में ना एकल नागरिकता है ना दोहरी नागरिकता, मिश्रित है बेटा जी अपनी। क्या है? हर चीज का मिश्रण है। नाम पूंजीवादी है, नाम समाजवादी है, दोनों का मिश्रित है। तो अपने सबका बीच बीच का गुट निरपेक्ष है बेटा। अपन ना इधर बैठेंगे ना इधर बैठेंगे, बीच की चीज अपनाते हैं। और ये बीच की चीज अपनाते हैं बेटा जी, ये भारत ने दी थी। तो ये कहां से आई थी बेटा? ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से आई थी। ये अपने किसी और देश से नहीं ली है। स्विट्जरलैंड का इसमें कोई योगदान नहीं है। बाकी तीनों तुम्हें पता है। चल रहा है? हटाओ सर इसको। राज्य की वह कंपनी, उद्योग आगे बेटा राजस्थान के। इसका आंसर देगा बेटा जी इस बीच में से डिवाइन पब्लिक। जो तेरे से नहीं बोला जा रहा वही आंसर है। सेकंड वाला नहीं बोला जा रहा इससे। अरे नालायक, चकोस्लोवाकिया के द्वारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हुई थी अजमेर में। ध्यान रखना, HMT घड़ी बनाती है। पढ़नी नहीं क्या कभी? अरे 99 की घड़ी नहीं पहनी तुमने HMT की? तो ये हिंदुस्तान मशीन टूल्स बनाती है अजमेर में। उन उद्योगों को निकालो और पढ़ो। ठीक है? ठीक समझ रहे बेटा? तो ध्यान रखना, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर के द्वारा बेटा क्या बनाई जाती है? HMT। और ये कहां किसके द्वारा स्थापित हुई थी? चकोस्लोवाकिया। किसके द्वारा बेटा? वो बोलना, बोल बोल, उसका उच्चारण करे। चकोस्लोवाकिया है, उच्चारण नहीं हो रहा इनसे तोतले। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित हुआ है? हाँ बेटी जया, पक्का। तो बेटा कांच उद्योग तो धौलपुर में है। और बेटा जी अपने गंगानगर शुगर मिल के द्वारा कांच उद्योग का यहाँ पे क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। तो कांच उद्योग का केंद्र कहाँ है? धौलपुर में। कहां पे बेटा जी? धौलपुर में कांच उद्योग का केंद्र है। रिक्को ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्यों किए हैं वो मैं बता देता हूं। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बेटा जी। कृषि आधारित उद्योग का मतलब है सर टमाटर है तो केचप का उद्योग लगाएंगे। अरे समझ रहे हो? गेहूं है तो गेहूं से क्या बन सकता है? ब्रेड बना लो या आटा पीस लो बेटा जी। इसके अलावा क्या बनाओगे? तो उसके उत्पाद हो गए। सर सरसों है तो सरसों से बेटा जी सरसों के तेल से संबंधित उत्पाद बनेंगे बेटा जी। अपने बेटा जी क्या है? लहसुन है तो लहसुन से संबंधित उत्पाद बनेंगे। तो जो जो उत्पाद हैं उसको बढ़ावा देने के लिए अपने द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क बने हैं। और पहला एग्रो फूड पार्क मेरे को बताएगी खुशी। 4 में से एक बता दे कोई सा, चलते छोटा है। कोटा में है, जोधपुर में है, गंगानगर में है और अजमेर में या अलवर में है। हाँ अब सुनो, पहला है रानपुर कोटा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का पहला, ध्यान रखना, एग्रो फूड पार्क। एक मेगा फूड पार्क अलग है। ये क्या है बेटा जी? एग्रो फूड पार्क, कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए। किसके लिए है? कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए एग्रो फूड पार्क। अब आओ बेटा जी, बहुत बड़ा ध्यान है। प्रथम एग्रो फूड पार्क रानपुर कोटा में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। समझ के इसको दिमाग में बिठा लेना। दूसरा बोरानाडा जोधपुर में है। कहां है बोरानाडा? जोधपुर में। तीसरा उद्योग विहार गंगानगर में है। और चौथा कहां है? मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। और 5वां प्रस्तावित है, ध्यान रखना है, पूछ सकता है, निजी क्षेत्र का है ये। और ये कहां है बेटा जी? झालावाड़ में। तो कितने वैसे? 4। और एक निजी क्षेत्र का बन रहा है 5वां, बना नहीं अभी, बनेगा। तो ये चारों याद रखना बेटा जी। आओ कहां कहां थे बताओ, देखें, बता बेटा, देखें, बता बता बता, 1 2 ही बता दे। पहला तो रानपुर कोटा, दूसरा बोरानाडा जोधपुर, तीसरा उद्योग विहार गंगानगर गंगानगर गंगानगर, और बेटा कौन सा? मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र का बेटा अलवर, और 5वां झालावाड़। याद रहेगा? चलो, राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क, देखो ये ध्यान रखने बेटा, एक प्रश्न कन्फर्म है इनमें से। मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस जिले में किया गया? अजमेर। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहां बना था? अजमेर में। कहां बना था बेटा जी? अजमेर में। और बेटा जी इसकी 2-3 चीजें और ध्यान रखनी है, वो ये रही, आ जाओ। अजमेर में किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क 29 मार्च 2018 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 29 मार्च 2018 को।
इस प्रोजेक्ट को ग्रीन टीक मेगा फूड पार्क, क्या कहते हैं बेटा इसे, ग्रीन टीक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत तैयार किया गया है। बजट 2020-21 में घोषित द्वितीय मेगा फूड पार्क के मथानिया जोधपुर, पहला रूपनगढ़ अजमेर, दूसरा मथानिया जोधपुर और तीसरा मेगा फूड पार्क बेटा पलाना बीकानेर। कहां पे, पलाना बीकानेर, रूपनगढ़ अजमेर, मथानिया जोधपुर, पलाना बीकानेर, 3 क्या है ये मेगा फूड पार्क। और बेटा जी एग्रो फूड पार्क 5, रानपुरे कोटा, बोरानाडा जोधपुर और उद्योग विहार गंगानगर, मत्स्य वाला अलवरे और बेटा जी झालावाड़। क्या बात है, आज याद रहेंगे कल भी। सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र नहीं है बेटा जी तो टोक लगा देना, बाकी तीनों के तीनों सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। सुनो, पहला तो बेटा जी अपने लगा था कौन सी, दय कृष्णा मिल। दय कृष्णा मिल कहां लगी थी, दामोदर दास राठी के बाप खीवराज राठी के द्वारा। दामोदर राठी के पिताजी कौन है, खीवराज राठी ने कहां लगाई थी, ब्यावर में। ठीक है, दय कृष्णा मिल। ये प्रश्न 5 लाख बार आ गया है और फिर आएगा, और कुछ नहीं बेटा इनके बाद देने के लिए। किशनगढ़ अजमेर में भी है और भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। अरे क्या कहते हैं, मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर कहते हैं तो बेटा कपड़ा उद्योग तो होगा ही बेटा जी, सूती वस्त्र उद्योग तो। सुनो, मैनचेस्टर भी अलग अलग है। विश्व का मैनचेस्टर कहाँ है, ब्रिटेन में। दूसरा भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, सूरत नहीं बेटा, अहमदाबाद। कहाँ है, अहमदाबाद। फिर सुनो, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, कौन सा है, कोयम्बटूर। कौन सा है, कोयम्बटूर। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर, कौन सा है, कानपुर। राजस्थान में हो, राजस्थान का मैनचेस्टर है, आज राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। और राजस्थान की मुंबई पाली, राजस्थान की मुंबई पाली। ये सब उद्योगों के, कपड़ा उद्योग के कारण कहते हैं बेटा इनको। अपने पाली में भी रंगाई छपाई उद्योग है बेटा जी। क्या है, रंगाई छपाई उद्योग है, बांडी नदी और बेटा जी अपने जवाई नदी के क्षेत्र में, ध्यान रखना। तो इस वजह से मुंबई कहते हैं बेटा उसको। ठीक है, समझ में आ गया नाम। चलो आगे देख लो, कुछ मैं लिख रहा हूं सामने देख लो। 1889 द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर। 1906 एडवर्ड मिल्स ब्यावर, पूछता है कहां ये। 1925 महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर, महालक्ष्मी मिल से ब्यावर। 1938 मेवाल टेक्सटाइल मिल से भीलवाड़ा, मेवाल टेक्सटाइल मिल से भीलवाड़ा। 1939 महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स, सबसे बड़ी है बेटा जी ये, और पाली में। ये ध्यान रखना बेटा जी, महाराजा उम्मेद सिंह, मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ है, भीलवाड़ा में। ये प्रश्न आया था बेटा जी, ध्यान रखना। और महाराजा उम्मेद सिंह मिल कहाँ बेटा जी, पाली में। कब स्थापित हुई थी, 12 अगस्त 1939। और शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड कहाँ है, गंगानगर में। शार्दुल सिंह अंतिम राजा था बेटा जी अपने बीकानेर का, तो उसके द्वारा बेटा 1946 में शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड गंगानगर में। और आंसर जी कौन सी है, 1960 में आदित्य मिल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी सबसे बड़ी है, किशनगढ़ अजमेर में है। आदित्य मिल से किशनगढ़ अजमेर में है बेटा जी। खुद दे फाड़ा लिया। तुम पढ़ते टाइम ऐसे क्या करते रहे, मेरे को आते समझ में नहीं है बेटा, मैं तुम्हें समझाता रहूंगा, पढ़ाऊंगा। यहाँ पे डंडा लाना पड़ेगा, बड़ा सा खींच कैसे देना पड़ेगा तुम्हें। 1960 राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कहाँ बेटा जी, गुलाबपुरा भीलवाड़ा। ये प्रश्न पूछ रखा है बेटा जी, ध्यान रखना 3-4 बार। कैसे, अपने बेटा कताई, वीविंग बेटा जी कताई और बेटा जी बुनाई। वीविंग और बेटा जी क्या है, स्पिनिंग। तो अपने ऊन को अलग करना और उससे बुनाई करना, दोनों के दोनों बेटा जी मयूर शूटिंग रेंज का है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। और 1961 में उदयपुर कॉटन मिल्स नहीं पूछेगा। और बेटा जी 1968 में राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी झालावाड़, ये भी पूछ सकता है कि पूछ ले राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स कहाँ है, भवानी मंडी झालावाड़। और भवानी मंडी रेलवे स्टेशन एकमात्र रेलवे स्टेशन है जो 2 राज्यों में है, 2 राज्यों में, एमपी और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। कब की गई रे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021, जिसमें प्रारंभ में 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता। वर्तमान में कितना कर दिया इसको, 25 लाख। कितना कर दिया बेटा जी, 25 लाख तक का कर दिया। समझ गए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है, गांधी जी का हैप्पी बर्थडे 2 अक्टूबर 2011। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा, देवा नहीं बेटा जी, हाँ दवा योजना है। और राजस्थान में कब लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 2011 से। कब लागू हुई थी, 2 अक्टूबर 2011 से। मुख्यमंत्री कौन सी है बेटा जी, निशुल्क दवा योजना। वो चिरंजीवी अलग है, ये अलग है, ये उससे पहले आ गई थी, वो तो 2021 में आई है बेटा जी, ये उससे 10 साल पहले से चल रही है।
मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर 2018 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा आयोजन किया था सवाई माधोपुर से, ये याद रख सकते हो, पूछ सकता है। और इनके साथ ही उन्होंने करौली तथा दौसा में भी इस योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा 8%, 60 और 40, तो ध्यान रखना बेटा, केंद्र सरकार 60% पैसे, राज्य सरकार 40% पैसे देती है। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था। कब चला था वो तारीख पढ़ लो, 26 अक्टूबर 2020 को चला था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान दुकानों पे जा जाके चेक होंगी, प्रतापगढ़ में नहीं होंगी, बाकी जगह होंगी बेटा, यहाँ पे खाओ तुम मजे से, सब खा सकते हो तुम बेटा जी। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन है। धौलपुर में कंबाइंड मतलब है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके अलावा बेटा जी अपने कौन सी है सर, अपने थर्मल पावर है, इन सबको मिलाकर के कंबाइंड ऊर्जा पावर स्टेशन बनाया गया है। और ये कौन चलाता है? धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा धौलपुर में किया जाता उत्पादन। समझ गए? पक्का पक्का। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए नहर के निकट हरित पट्टिका कहां चालू हुई है? हरित पट्टिका सबको बता बेटा। इंदिरा गांधी नहर का अतिरिक्त पानी रिस करके साइड में जाता है बेटा जी। अपन खेत में पाणत करते हैं, पाणत, व्हाट इज पाणत? पाणत, हाँ, छोटी छोटी नलियां बना करके बेटा पानी प्रवाहित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पाणत कहते हैं बेटे राजस्थानी भाषा में ना। जैसे एक होता है ये ऐसे, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं धोरा। इसको क्या बोलते हैं? धोरा। दिस इज धोरा और दिस इज क्यारी। अरे रुक जाओ, तो क्यारी इतनी छोटी नहीं होती बेटा जी। यहाँ पे फिर एक बड़े दोरे से छोटा दोरा, फिर यहाँ पे क्यारियां बनती है बेटा, बड़ी बड़ी ऐसी क्या बनती है यहाँ पे? क्यारी। तो इसको क्यारी कहते हैं, इसको धोरा कहते हैं बेटा जी। समझ गए तुम? गांव वाले समझ गए होंगे बेटा जी। हाँ, तो ये क्यारी धोरा। और बेटा जी पूछ लेता हूँ इधर, ये बताएगी मीनाक्षी बेटा, बता बेटा, इसमें पानी पहुंचाना है तो इसको तोड़ करके ऐसे लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं नाका। हाँ, ये राजस्थानी भाषा, इसको क्या कहते हैं? नाका। तो दिस इज धोरा, दिस इज क्यारी और इस नाका। तो घर वाले बोलते हैं नाका मोड़ के आ गया बेटा, नाका होता है। चलो आगे बेटा जी। इंदिरा गांधी नहर। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किस जिले से संबंधित है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम है बेटा जी, ये चला था 8 जिलों में या 4 में, 2 संभाग, एक भरतपुर संभाग, एक अपने कोटा संभाग, ठीक है। और दोनों के 8 जिले थे, 4-4 जिले। कितने थे बेटा जी? 4-4 जिले थे बेटा जी। कौन सा कार्यक्रम है? डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसमें कौन कौन से शामिल है बेटा जी अपने? देखो बेटा जी, कोटा बूंदी भी है, सवाई माधोपुर धौलपुरी भी है। सही है बेटा जी। इधर चित्तौड़ नहीं आएगा, गंगानगर का कोई काम नहीं है बेटा जी, जालोर का, पाली का क्या काम इसमें बेटा जी, बाड़मेर का क्या काम, जोधपुर का क्या काम, यही हो जाएगा बेटा जी अपने डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। जो कहाँ पे सर? बीहड़ में जो डाकू क्षेत्र रहते थे, किसके लिए किया गया था ये? बीहड़ में चंबल के जो डाकू रहते थे उन्हें बेटा जी सरकार मुख्य धारा में लाने के लिए, कि तुम तुम्हारा ये काम छोड़ो और मुख्य धारा में आके अच्छा काम कर सकते हो, तो उनको बेटा जी कृषि उद्योग इनमें काम दिलाया जाएगा, मकान बना करके उपलब्ध कराए जाएंगे। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक और आया था कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य सरकार का था, कंदरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार का था। वो भी 8 जिलों में था बेटा, वो भी 8 जिलों में, वही 8 जिले हैं सेम। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1954-50 में राज्य के 8 जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के 26 प्रखंडों में कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2004-05 में पुनः प्रारंभ किया गया। इसके अलावा डांग प्रादेशिक बोर्ड का गठन किया गया डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए, ताकि डकैत का काम छोड़ के अच्छा काम हो जाए बेटा जी। प्रतापगढ़ में चलाना पड़ेगा। राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास। जंगल की ज्वाला के नाम से किसको जाना जाता है बेटा जी? पलास के वृक्ष को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पलास। वीडियो में आया हुआ बेटा ध्यान रखना। पलास से, पलास का पौधा होता है बेटा जी, जो तेज गर्मी के अंदर उसको दूर से देखोगे तो लाल रंग के पुष्प होते हैं। किसे होते हैं बेटा? इसके लाल। तो तुम्हें दूर से देखोगे तो बेटा जी अग्नि के समान दिखाई देंगे, हरित अग्नि के समान। तो बेटा इसको लाल अग्नि, जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। आओ, कुछ बोतल बड़ा सा आ गया बेटा जी। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है बेटा। कैसा है ये? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, पलास, जिसको ढाक भी कहते हैं, और इसे जंगल की ज्वाला के नाम जाना जाता है। ये देहाती भाषा में खाकरा कहा जाता है। ये प्रश्न आया था, इसे कहते हो तुम खाकरा?
हाँ कहते हैं हम सर, खाकरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? खाकरा के बीज भी खाते हैं कई, इसको क्या कहते हैं? खाकरा। इसके पेड़ से गोंद दोने पत्तल बनाने के बड़े पत्ते, इसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिससे पत्तल डोने बनाते हैं बेटा पहले। अब तो कौन बनाता है बेटा जी? आ तो ऐसे खाते हैं मिट्टी पे बैठ के। बिना कांटों वाली नर्म जलाऊ घरेलू लकड़ियां, मतलब इसकी लकड़ी के कांटे नहीं होते हैं, तो जलाने के लिए लकड़ी। जड़ से रंगाई पुताई करने के लिए कूचियां, इसी के नर्म रेशे से बरस, उसको कूट करके बरस बनाते हैं बेटा। इसकी मुलायम होती हैं जड़ें, क्या होती हैं? मुलायम होती हैं। फाल्गुन माह में इसमें फूल आते हैं जिनको पानी में गलाने से कुदरती केसरिया रंग प्राप्त होता है। समझ रहे हो बेटा? होली के रंग इससे बनते हैं। क्या बात कर दी, आज पता चला है। पलास मुख्यतः अलवर, अजमेर, ब्यावर, सलूम्बर। देखो बेटा जिले देखो, अलवर, अजमेर, ब्यावर, सलूम्बर, खेरतल, तिजारा, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, पाली, जालोर, टोंक, फिर प्रतापगढ़ नहीं है। हाँ 2-4 पौधे होते होंगे तुम्हारे। हाँ यही है, पूरा जंगल है मान लिया। यहाँ लग रही, क्लास में लग रहे 2-3, तो छत पे भी हैं 2-3। जालो, टोंक आदि जिलों में पाया जाता है। यह वन पथरीले पठारी क्षेत्रों के साथ कंकड़ वाले मैदानी क्षेत्रों में भी मिलते हैं। समझ गए बेटा? कौन से बेटा जी? पलास के वन। समझ गए? तो बेटा जी आगे देखो, राजस्थान में पलास वन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसलिए दिया हूं रामायण बेटा में ना। अब करो, यह वन अलवर, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, चित्तौड़ ओके कर दो। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, मैंने बोला था ध्यान से गोला करके पढ़ना है बेटा, ये प्रश्न ऐसे आ रखा है। सही है। यह वन उन क्षेत्र में जाता धरातल कठोर और पथरीला होता है। सही है। केवल पथरीला नहीं है बेटा जी, हाँ कंकड़ पत्थर में पाया जा सकता है, मैदान में भी पाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि केवल लगा दिया, ओनली लगा दिया बेटा जी। तो ओनली नहीं है, दोनों जगह होता है। समझ गए? सब प्रश्न आएगा तो कर दोगे? क्या बात कर दी बेटा जी। राजस्थान में तेंदु वृक्ष के लिए प्रमुख जिला कौन सा है? तेंदु वृक्ष, तेंदु वृक्ष, तेंदु वृक्ष, झालावाड़। देखो तेंदु के वृक्ष झालावाड़ में, तेंदु पत्ते सर्वाधिक बांसवाड़ा में, ठीक है। और तेंदु उद्योग टोंक में बीड़ी बनाने का। कहां बेटा जी? तेंदु उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? टोंक, बीड़ी निर्माण होता है बेटा जी। तेंदु के सर्वाधिक वृक्ष कहां है? झालावाड़ में। और तेंदु पत्तों का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? बांसवाड़ा से। समझ गए तीनों चीजें? तो इसका आंसर क्या है? तेंदु वृक्ष के लिए। अगर यह बोलता है ना तेंदु पत्तों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड करना, बांसवाड़ा करना। तेंदु वृक्ष आया तो क्या करेंगे? झालावाड़। समझ गए? पक्का। कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? बबूल। बबूल के वृक्ष से बेटा जी तुमने देखा होगा काला काला सा बेटा क्या निकलता है? पदार्थ निकलता है। बबूल देखिए तुमने, टिक्कर कीकर, हाँ जो मरुस्थलीय क्षेत्रों की कीकर होती है ना, उसमें बेटा जी पशुओं के, जानवरों के, उनसे बेटा जी क्या निकलता है? काला काला सा कीड़े मकोड़ों से निकलता है। और गोंद भी निकलता है इनसे। क्या निकलता है? गोंद का उत्पादन भी होता है, उससे चारकोल का उत्पादन भी होता है बेटा जी, ध्यान रखना। तो चारकोल भी बनाते बेटा इनसे। कौन सा जोड़ा गलत है? प्रतापगढ़ में सारे जोड़े गलत हैं। घग्गर नदी को नाली कहते हैं। सेवन घास तो बेटा जैसलमेर में है। सेवन घास कहाँ है? जैसलमेर। जैसलमेर में कहां से कहां तक है? मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य। कौन सी जगह है? लाठी सीरीज। लाठी सीरीज जो प्राचीन सरस्वती का नदी का अवशेष है, वहां पर पाई जाती है सेवन घास। समझ गए बेटा जी? और बेटा इसका वैज्ञानिक नाम है लिसियूरिस सिडिकुस। लिसियूरिस सिडिकुस बेटा जी इसका वैज्ञानिक नाम है। और बेटा ये पशुओं के लिए बेटा सबसे पौष्टिक घास मानी जाती है। कौन सी? हाँ गोडाउन के लिए, पशु दुधारू पशु है ना, उनके लिए भी लाभदायक है बेटा जी, है ना। और गोडाउन पक्षी खाता नहीं है, अंडे देता है इसमें घोंसला बना के। गोडाउन के खाने की चीज नहीं है। गोडाउन की बचना चाहिए तारामीरा। क्या खाता है वो? तारामीरा उसका पसंदीदा बेटा जी, ध्यान रखना गोडाउन का। इसमें तो अंडे देता है बेटा वो। बाकी सही है बेटा। संगमरमर नागौर और मलवा बाड़मेर। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का स्वतंत्र अरब सागर व बंगाल की अवखाड़ी उपमंडल का अंश होता है बेटा जी? उदयपुर। उदयपुर में कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र है, वहां से देखो ये कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र है ना बेटा जी, यहां से एक नदी इधर निकल के आ रही है। कौन सी? देखो बेटा जी यहां से आ रही है साबरमती, और साबरमती निकल के आती है अरब सागर में जाती है। और यहां से निकल रही है बेटा 3 नदियां। कौन कौन सी? सरबनास निकल रही है, खारी निकल रही है, और कोठारी कहां से निकलती है? याद करो, कोठारी नदी भी यहीं से निकलती है राजसमंद से, और भीलवाड़ा में जाके मिल जाती है बेटा जी। याद करो कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है बताओ?
दिवेर की पहाड़ी से मानू ही नहीं, मैं तुम्हारी नहीं मानू। नहीं, राजसमंद में होता है, जगह का नाम बताओ। 3 नदियां निकलती हैं राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ी से बनास निकलती है, वेरों के मठ से। इसके अलावा बताओ 2। दिवेर, फिर एक और निकल रही है ना, डाई निकल रही है, खारी निकल रही है, दोनों ही। हाँ, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी से निकलती है बेटा जी, और मेजा बांध इसी कोठारी पर है भीलवाड़ा में। और ये जाके बेटा जी फिर भीलवाड़ा में मिलती है, जहाँ पे माउंट हैरियट पार्क बना हुआ है, कोठारी नदी के किनारे बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपने उदयपुर से संबंधित है, जो अरब सागर की तरफ भी नदी जा रही है और बंगाल की खाड़ी की तरफ भी नदी जा रही है। निम्न में से कौन सा CWG का प्रकार जलवायु प्रदेश बताता है? लगा दो रे भरतपुर के। अरे CWG में कौन आएगा? भरतपुर। बांसवाड़ा AW, बांसवाड़ा AW। सिक्करे BSHW, हनुमानगढ़ BSHW। अरे BSH में आता है हनुमानगढ़ भी, ध्यान रखना बेटा जी, वो इधर हो गया, वो तो BWSW तो खत्म।